गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेल क्या होता है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सब के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताने वाला हूँ। ठीक है कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गन। वह छोटी यूनिट जिससे इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सबसे छोटी यूनिट जिस अगर अगर सेल नहीं होती तो क्या हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती, नहीं। तो इस धरती पे सबसे पहली जो चीज़ जन्म हुई थी उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, उसी से हमारे इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पे लाइफ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उसको सेल कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ दिस सेल। ठीक है, उस पेज के एकदम जस्ट बीचों बीच लिखिएगा प्लांट सेल। ठीक है, डैश करके लिखिए प्लांट सेल के आगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, जस्ट जहाँ पे प्लांट सेल लिखे थे जस्ट उसी के नीचे एनिमल सेल लिखिए, डैश करके लिखिए एंटनी वान लुएनहाक। प्लांट सेल, प्लांट सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 ईस्वी में प्लांट सेल की खोज की थी। इन्होंने खोज कैसे किया? तो पहले केमिस्ट्री लैब में बॉटल रखी रहती जिसमें केमिकल रखे रहते, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है जिसको कॉर्क कहते थे। तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क के छोटे छोटे स्लाइस किए थे और उस स्लाइस को करने के बाद उन्होंने देखा कि उस पर कुछ संरचना दिखाई दे रही, उस संरचना को इन्होंने सेल कहा था। ठीक है, जबकि एनिमल सेल की खोज किसने की थी? ल्यूएनहाक ने की थी। इन्होंने कैसे की? इन्होंने एक तालाब के पानी को लिया और उसमें अपनी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, क्योंकि स्मॉल सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज एंटनी वान ल्यूएनहाक ने की थी, इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा उस तालाब के पानी में देखा तो उसमें देखा कि इन्होंने कुछ कीड़े उस पानी में चल रहे थे। तो एनिमल सेल की खोज किसने की थी? एंटनी वान ल्यूएनहाक ने। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था? दो वैज्ञानिक ने, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम स्लाइडेन था, जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम स्वान था। इन्होंने कब दिया था? 1839 1839 ईस्वी में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, देखिए ये एक सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या है? सेल वाल होती है। इस सेल वाल को चारों तरफ से घेरे रहती है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल वाल को कौन जोड़े रखता है? मिडिल लैमेला। ये किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के। ये आउटर लेयर ऑफ दी सेल वाल होती है। ठीक है, इस सेल वाल, जो सेल वाल होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? डेड होती है। ठीक है, मगर सेल मेम्ब्रेन डेड नहीं होती है, सेल वॉल डेड होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से ये डेड होती है। ठीक है, अब देखिए ये इस सेल में रिक्तिका, वैक्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो जितनी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, इस सेल में तीन चीज़ होती है, एक सेल वाल होती है, एक वैक्यूल्स होता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स कैसे बनते? पहले जब छोटी सेल रहती है तो ये वैक्यूल्स नहीं रहते, मगर जैसे जैसे इसका साइज बढ़ने लगता है, मगर तो जब साइज बढ़ता है तो मगर ये स्पेस, तो मगर ये इस कंटेंट तो उतना ही रहता है, इस साइज बढ़ने की वजह से इस रिक्तिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये रिक्तिका बनती है। ठीक है, इस सेल से, इस सेल ये सेल वाल हो गया, फिर वैक्यूल्स हो गया। अब इस वैक्यूल के अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं और इसमें घुली हुई अवस्था में जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे अब सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या है? देखिए गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म स्पीरोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, राइबोसोम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? इस साइटोप्लाज्म में होती हैं। मगर इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं और
हाइलोप्लाज्म। अगर इस सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दो तो इस कोशिका में लास्ट में जो चीज़ बचता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस सारी ये किस चीज़ से घिरा होता है, तो इसमें याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये पूरा न्यूक्लियस घिरा होता है, ठीक है। इसके अंदर इसमें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं छेद पाए जाते हैं, उस छिद्र को न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमेटिन होता है। अगर क्रोमेटिन घुली हुई अवस्था में है तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, अगर घुली हुई अवस्था में नहीं है तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, मालिक का मालिक। इस केंद्रक इस सेल का मालिक कौन है, न्यूक्लियस, मगर इस न्यूक्लियस का भी मालिक कौन है, न्यूक्लियोलस। तो इन सारे स्ट्रक्चर को मिला करके क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल डैश करके लिखिए नर्व सेल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए 90 सेंटीमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल डैश करके लिखिए आर्चिड एग, ब्रैकेट में लिखिए 170 mm, ठीक है। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है, क्यों लंबाई देख रहे हैं तो सबसे लंबी सेल किसकी होती है, नर्व सेल होती है, ठीक है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, एक अंडा, अंडा जो होता है एक सेल होता है, तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, आर्च, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, शुतुरमुर्ग की, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ माइक, इसको ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर ली, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। टाइप ऑफ सेल थ्योरी, कितने प्रकार की सेल होती है, दो प्रकार की, एक फर्स्ट जो होती है वो प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट लिखिए प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक। फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में डैश करके लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल हैज ओनली ए सिंगल मेम्ब्रेन, दिस नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। They have no other membrane, prokaryotic cell contained no nucleus or full developed membrane bounded cell organelles such as chloroplast, mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum। इट्स, ठीक, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए इन प्रोकैरियोटिक सेल, in prokaryotic cell nucleus is without a nuclear membrane, nucleus is without a nuclear membrane, ठीक है। due to which substance usually present in nucleus, कम ब्रैकेट में लिखिए प्रोटीन कामा डीएनए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। नेक्स्टली सम प्रोकैरियोटिक सेल हैज इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मीजोसोम्स, ठीक, फुल स्टॉप लगाइए। इन prokaryote have ribosome is present, in prokaryotes have ribosome is present, ब्रैकेट में लिखिए 70S टाइप राइबोसोम, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। हेडिंग डालिए यूकैरियोटिक सेल, डैश करके लिखिए यूकैरियोटिक सेल है जे यूकैरियोटिक सेल हैव ए differently organized nucleus
with a definite nuclear membrane surrounding the genetic material and membrane bounded cell organelles such as mitochondria, lysosome, chloroplast, endoplasmic reticulum, इट्स ETC फुल स्टॉप लगाइए। ठीक, हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, एक तरफ प्रोकैरियोट्स लिखिए, एक तरफ यूकैरियोटिक। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में लिखिए इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक्स में लिखिए ट्रू न्यूक्लियस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए माइटोसिस। प्रोकैरियोटिक्स में लिखिए नो माइटोसिस, यूकैरियोटिक्स में लिखिए माइटोसिस इज प्रेजेंट। थर्ड लिखिए कैरेक्टरिस्टिक डीएनए अरेंजमेंट। प्रोकैरियोटिक्स में लिखिए सिंगल क्लोज्ड लूप, ब्रैकेट में लिखिए हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। यूकैरियोटिक्स में लिखिए मल्टीपल क्रोमोसोम, ब्रैकेट में लिखिए हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम। प्रोकैरियोट्स में लिखिए पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। यूकैरियोट्स में लिखिए इन माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा लिखिए गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट। ठीक है, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 70 और 80S दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। सेल वॉल, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए सेल वॉल, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में लिखिए सेलुलोज एंड काइटिन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए फ्लैजिला। प्रोकैरियोट्स में 9+0। ठीक है, टाइप अरेंजमेंट। यूकैरियोट्स में लिखिए 9+2 टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, वैक्यूल्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। ठीक है, कैप्सूल में बी प्रेजेंट। ठीक है, यूकैरियोट्स में एब्सेंट। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि प्रो का मतलब फर्स्ट, यूकैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है सत्य, कैरियन का मतलब न्यूक्लियर। प्रो अगर कोई चीज़ पहले बनती है तो उसमें क्या वो कंप्लीट होती है? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। जब यू बनता है मतलब यू सत्य में कुछ बनता है तो मतलब वो बाद में अगर कोई चीज़ बनती है तो कंप्लीट बनती है। तो फर्स्ट वाले में जो पहले बनता है तो उसमें क्या क्या, उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती हैं। ठीक है, जब बाद में बनता है तो उसमें वो चीज़ कमियां नहीं रहती हैं, उसको दूर कर दिया जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स बने तो पहले बने थे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंसिपिएंट का मतलब जो पहले फर्स्ट टाइम बने, इंसिपिएंट मतलब वो तो आज के हिसाब से वो बाद में बना, पहले बना हुआ था। ठीक है, पुराना न था उस समय वो इंसिपिएंट मतलब फर्स्ट टाइम बन रहा था, ओल्डेस्ट न्यूक्लियस था। ठीक है, उसमें क्या एब्सेंट था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी। यूकैरियोट में पूरा सत्य का पूरा उसमें सब कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी, न्यूक्लियोप्लाज्म बन गया था, न्यूक्लियोलस बन गया था, उसमें सब कुछ बन गए, उसमें क्रोमेटिन भी बन गया था, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस बन चुका था। ठीक है, माइटोटिस का मतलब प्रोकैरियोट्स में माइटोटिस नहीं प्रेजेंट हो। माइटोटिक देखिए दो तरीके के सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो माइटोसिस कहाँ होता है? पूरे शरीर में होता है, मगर कहाँ पे छोड़ करके? टेस्टिस और ओवरी। वो टेस्टिस और ओवरी में कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होता है।
मियोसिस होता है। मगर अगर नॉर्मल सेल जहाँ पे माइटोसिस होती है, इस जगह पे माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है, जबकि मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है। अगर माइटोसिस में 1 से 2 बन रही है, ये 1 से 4 बनने लगे तो इसको क्या कहेंगे, कैंसर सेल बोलेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली कितनी होती है, 1 से 2 सेल बनती है। ठीक है, डीएनए अरेंजमेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम डिवीजन चलता है। ठीक है, डीएनए अरेंजमेंट इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन, देखिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ प्रोकैरियोटिक्स में फर्स्ट पहली बार बने थे तो वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट थे, इसमें यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थी। ठीक है, रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, तो रिस्पायरेशन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मगर प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है या सेल मेम्ब्रेन पे होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन कभी कभी एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मीसोसोम्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे, मीसोसोम, अगर मीसोसोम एब्सेंट होती है तो कहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है। समझ में आ रहा है। वैसे यूकैरियोट्स में कहाँ पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस बात से देखिए, एलएमजी, यल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किस में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम फर्स्ट पहले बना है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S, जबकि यूकैरियोट में 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल यहाँ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में क्या होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होती है, काइटिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लेजिला यहाँ पे फ्लेजिला प्रोकैरियोट्स में 9+0 अरेंजमेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जब मैं फ्लेजिला पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैक्यूल्स, रिक्तिका। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल क्या, प्रोकैरियोट्स में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। कैप्सूल की वजह से ही प्रोकैरियोटिक जीव एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर, उस जगह पर भी प्रोकैरियोट्स जिंदा रहते हैं। देखिए बहुत अधिक तापमान है, 100 डिग्री तापमान पे भी कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स जिंदा रहते हैं। कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत कम तापमान है, मतलब कि जहाँ पे बहुत दिनों से बर्फ जमी, वहाँ पर भी प्रोकैरियोट्स जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो इसी क्यों जिंदा, कैसे जिंदा रहते हैं, इसी कैप्सूल की वजह से प्रोकैरियोट्स बहुत दिनों तक, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि कैप्सूल जो होता है ये एक्सट्रीम कंडीशन से एक किसको बचाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। मगर हम सब यूकैरियोट्स बहुत अधिक तापमान, 100 डिग्री तापमान पे हमारे शरीर जल के खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं सहन कर पाती है। ठीक है, हेडिंग डालिए, पार्ट ऑफ मेच्योर सेल। ठीक है, डैश करके लिखिए, ए मेच्योर सेल हैव द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म, सेकेंड वैक्यूल, थर्ड सेल वॉल। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक, डैश करके लिखिए, द प्रोटोप्लाज्म इज इसेंशियल ऑफ लाइफ, फुल स्टॉप, all the constituents of cell collectively by the term protoplasm। ठीक, फुल स्टॉप। टर्म प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजे। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखिए, प्रोटोप्लाज्म Huxley is called physical basis of life।
फुल स्टॉप। ठीक है, नई लाइन से लिखिए, प्रोटोप्लाज्म अपीयर एज ए क्लियर कलरलेस जेली लाइक जेलेटिनस सब्सटेंस। हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फोर्थ थ्योरी इज एक्सप्लेन ऑफ द नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डैश करके लिखिए, फर्स्ट रेटिकुलर थ्योरी, सेकंड फाइबुलर थ्योरी, थर्ड ग्रैंडुलर थ्योरी, फोर्थ एल्वुलर थ्योरी। फर्स्ट हेडिंग डालिए रेटिकुलर थ्योरी, डैश करके लिखिए, प्रोटोप्लाज्म इज लाइक एज रेटिकुलम। सेकंड हेडिंग डालिए फाइबुलर थ्योरी, डैश करके लिखिए, प्रोटोप्लाज्म इज ए लाइक एज सिलेंडर थ्रेड। थर्ड थर्ड हेडिंग डालिए ग्लैंडुलर थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मिन्यूट ग्रेन्यूल्स। फोर्थ लिखिए एल्वुलर थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्प्रेस्ड इन अनदर लिक्विड मीडियम। फुल स्टॉप। फर्स्ट थ्योरी कही थी रेटिकुलर, ये कैसा होता है रेटिकुलर, ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का में फर्स्ट थ्योरी कह रही है रेटिकुलर। रेटिकुलर में इसमें ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये बॉल फुटबॉल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी स्ट्रक्चर के जैसी ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी ये कहती है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये धागे नुमा होता है, सिलिंड्रिकल गोल और धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, मगर थर्ड थ्योरी ये कहती है कि प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, दाने छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है। ठीक है, जो सेल में होती है। मगर फोर्थ थ्योरी ये कहती है कि इसमें एक पूरा द्रव्य है, उस द्रव्य में ये एक स्मॉल ड्रॉप मतलब एक बूंद की तरीके प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है, किसी मीडियम किसी लिक्विड मीडियम में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। हेडिंग डालिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें 3 कॉलम बनाइए, एक तरफ सब्सटेंस लिखिए, एक तरफ परसेंटेज बाय वेट लिखिए, एक तरफ लोकेशन इन सेल लिखिए। ठीक है, सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस लिखिए वाटर, परसेंटेज बाई वेट में लिखिए 90%, लोकेशन में लिखिए न्यूक्लियर शेप एंड हाइलोप्लाज्म। सेकेंड लिखिए सब्सटेंस प्रोटीन, कितना परसेंट, 7%, लोकेशन पे लिखिए मेम्ब्रेन, हाइलोप्लाज्म, कामा एंजाइम। ठीक है, थर्ड लिखिए कार्बोहाइड्रेट, कितना परसेंट, 2%, कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइलोप्लाज्म, कामा स्टोरेज प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लिपिड, कितना परसेंट, 1%, कहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, लोकेशन पे लिखिए मेम्ब्रेन, कामा हाइलोप्लाज्म। नेक्स्ट लिखिए इनऑर्गेनिक मटेरियल, कितना परसेंट होता है, 1%, कहाँ पे प्रेजेंट हो, हाइलोप्लाज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आरएनए, कितना परसेंट होता है, 0.7% होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे। नेक्स्ट लिखिए सब्सटेंस पे डीएनए, कितना परसेंट होता है, 0.4%, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी बर्ड नहीं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखिए 64% ऑफ टोटल सॉलिड सब्सटेंस, ब्रैकेट बंद, फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। They contain nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen, sulfur and sometimes phosphorus also. Full stop. Protein are most complex molecule of protoplasm. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए हैवीएस्ट मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑप्शन लिखिए लिपिड, सेकेंड ऑप्शन लिखिए प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन लिखिए डीएनए, फोर्थ ऑप्शन लिखिए आरएनए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डीएनए। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो वैसे प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो वाटर पाई जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है
कि स्टोरेज हमारे सेल में स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ना कि फैट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। मगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आरएनए। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जबकि डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ना क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पर, तो डीएनए कहाँ पे एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म में डीएनए नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मगर सबसे इस प्रोटोप्लाज्म में सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल कौन सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, मगर सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो सेल, ठीक है, ये सेल होती है, सेल के ऊपर क्या होती है, सेल वाल होती है, सेल उसके चारों तरफ क्या घिरी रहती है, सेल मेम्ब्रेन घिरी रहती है। ठीक है, उसमें खाली स्थान क्या होता है, वैक्यूल्स। अगर इस सेल के अंदर, ठीक है, इस वैक्यूल्स को हटा दो, जितना सेल के अंदर सब्सटेंस पाया जाता है उसको सारे को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 3 टर्म आते हैं, एक प्रोटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म, एक हाइलोप्लाज्म आता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इस सेल के अंदर से वैक्यूल्स को हटा दो, जितना सेल के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको से प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म से किसको निकाल दो, न्यूक्लियस को निकाल दो। अब उसमें जितना सब्सटेंस बचा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, इस साइटोप्लाज्म से सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दो, जितना लास्ट में जितना सब्सटेंस बचता है उसी को हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, देखिए अब तो वैक्यूल से निकाले तो इसका मतलब पूरे सेल के अंदर मेन चीज़ क्या है, तो जो चीज़ है वो क्या है, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो इसी प्रोटोप्लाज्म में पूरी तो लाइफ की एक्टिविटी हो रही, इसीलिए इसको हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। ठीक है, इसी में सारी पूरे लाइफ की पूरी एक्टिविटी किसी में हो रही, प्रोटोप्लाज्म हो रही। ठीक है, ना कि हाइलोप्लाज्म, ना कि साइटोप्लाज्म। तो किस में हो रही है, मेन में प्रोटोप्लाज्म हो रही। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, प्रुकेंजेन, प्रुकेंजेन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक, हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डैश करके लिखिए, प्रोटोप्लाज्म हैज 2 मेन पार्ट, फर्स्ट साइटोप्लाज्म, सेकेंड न्यूक्लियस। हेडिंग डालिए, साइटोप्लाज्म। ठीक है, लिखिए डैश करके, साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म which surrounded the nucleus and it surrounded by the dead cell wall. Cytoplasm can be divided into following part. First, plasma lemma. Second, tonoplast. Third, portion of cytoplasm enclosed by plasma membrane and tonoplast. फर्स्ट हेडिंग डालिए, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। डैश करके लिखिए, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज मेड ऑफ ए यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, फुल स्टॉप। इट इज डिफरेंशियली permeable membrane because water and some dissolved mineral can pass through it. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर मेम्ब्रेन। डैश करके लिखिए, plasma lemma, this is made of
unit membrane. This also is selectively permeable and enclosed vascular sac. हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डैश करके लिखिए द सेल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज गेट कीपर फॉर द entrance and exit of many substances involved in cell metabolism. फुल स्टॉप लगाइए. Plasma level and tonoplast play a important role in the inward and outward movement of different type of mineral element, water and gases, sugar, protein and other selected organic substance can pass through it. Full stop. This property of membrane is called selective behavior or differential permeability. ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, ठीक है. तो इस पे जो अभी हमने आपको बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये चैनल प्रोटीन होती है. यही चैनल प्रोटीन के थ्रू बाहर के आयन अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है. ये पहले आकर के ये आयन इस प्रोटीन से लगेगा. जब इस प्रोटीन से आके लगेगा तो ये प्रोटीन से लगा तो फिर पहले ये फर्स्ट ओपन रहता है, ठीक है. बाद में ये क्लोज होगा, ये प्रोटीन कहाँ पे आ जाती है, अंदर आ जाती है. तो यहाँ पे ये सेल के बाहर की संरचना है, ठीक है. ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये सेल के अंदर की संरचना इनसाइड ऑफ द सेल है, ठीक है. तो बाहर से आयन कहाँ पे आते हैं, अंदर की तरफ. किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के द्वारा अंदर आते हैं, ठीक है. तो ये किस चीज़ का काम करते हैं, गेट कीपर का काम करते हैं. हेडिंग डालिए केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है. इसमें डैश करके लिखिए द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग मॉडल, ठीक है. फर्स्ट हेडिंग डालिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डैश करके लिखिए एट प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. फुल स्टॉप. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर describe the molecular arrangement of the plasma membrane and other membrane in living organism. फुल स्टॉप लगाइए. A mosaic is a pattern of many small molecules packed together. नई लाइन से लिखिए according to this model the membrane contain phospholipid bilayer, the surface which is interrupted by protein. Full stop. Some protein are attached at
द पोलर सरफेस ऑफ लिपिड, पोलर सरफेस ऑफ लिपिड, ब्रैकेट में लिखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, कॉमा ब्रैकेट बंद, कॉमा while other penetrate the bilayer or span, comma the membrane entirely, ब्रैकेट में लिखिए इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ब्रैकेट बंद फुल स्टॉप। Some of the lipid at outer surface is complexed with carbohydrate of glycolipid or glycocalyx, full stop। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखिए 1 to 8% इन अमाउंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। ये मॉडल ये कहता है कि लिपिड, फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। इसी फास्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फास्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है। इस पे कुछ प्रोटीन के, ये लिपिड है और लिपिड के साथ में कुछ प्रोटीन पाई जाती है, जो कुछ प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, कुछ तो धसी हुई होती है और कुछ इस लिपिड के ऊपर तैरती होती है। जो धसी हुई होती है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये कितना परसेंट, ये 70%, अब जितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका 70% भाग ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। यही चैनल प्रोटीन होती है जो आउटर से अंदर, बाहर से अंदर इसी चैनल प्रोटीन के द्वारा कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आता है, ठीक। जो बाहर आउटर के साइड प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये कितना मात्रा होती है इसकी, ये 30% मात्रा होती है, ठीक है। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये 2 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक ग्लाइकोप्रोटीन, इस पे एक धागेनुमा संरचना उपस्थित होती है, वो ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो मेन संरचना होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, जो धागेनुमा संरचना होती है वो ग्लाइकोलिपिड की बनी। इन दोनों को मिला करके ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है ये इस लिपिड के ऊपर ऐसे मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें लिपिड की बाई लेयर होती है। ये इसको इन्होंने क्या कहा था, फ्लूइड कहा था। और जो ये प्रोटीन होते हैं इस प्रोटीन को इन्होंने मोज़ेक कहा था। तो इसीलिए इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पड़ा।